तो लीगल एप्टीट्यूड में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन। अब ये चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकली आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। एज अ सीएस स्टूडेंट आपको जितनी नॉलेज इंस्टीट्यूट के बारे में या आप जो पढ़ रहे हो आगे जो काम करने वाले उसके बारे में होनी चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो सेक्शन या कोई एक्ट या लॉ नहीं है, दिस इज प्योरली इन्फॉर्मेशन। और एज ए सिलेबस उन्होंने रख दिया तो क्या है ना, आपको फर्स्ट लेवल पे समझा दिया। इससे थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा और क्लैरिटी भी आएगी कि सीएस करके हम क्या कर रहे हैं, आगे कुछ काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो क्या काम करना पड़ेगा, ऑप्शंस क्या क्या है। तो जो मिसकंसेप्शंस है, अब कितनी बार क्या होता है, आप आते हो तो इंक्वायरी के टाइम पे मैं आपको काफी चीजें समझा भी देता हूँ, बट जरूरी नहीं है कि वो सबको समझ में आए या हर पढ़ाने वाला वो डिटेल समझा पाए इंक्वायरी के टाइम पे, नॉट नेसेसरी। तो बहुत बार स्टूडेंट्स है ना ज्वाइन भी कर लेते हैं बट पता ही नहीं होता, हाँ भाई ये ठीक है कोर्स है, किसी ने बोला प्रोफेशनल डिग्री है, कर रहे हैं, काम क्या करना है आगे, सब्जेक्ट्स क्या आएंगे कुछ पता नहीं है। तो वो क्लैरिटी आपको सिलेबस में दे दी, सिलेबस में होगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, हर कोई पढ़ाएगा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें क्या हो रहा है। अब देखो स्टार्टिंग में बताया आईसीएसआई के बारे में, अपना इंस्टीट्यूट। आईसीएसआई जो है इंडिया में वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट है जो आपको कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री या सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है। तो मोनोपोली है क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अपने एमसीए जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके अंडर में आता है आईसीएसआई। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये क्लियर हो रहा है। इट इज अ प्रीमियम या प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी। पार्लियामेंट में एक्ट पास करके इसको सेटअप किया गया, द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। तो उसके थ्रू अपना इंस्टीट्यूट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके जुरिस्डिक्शन में आईसीएसआई फंक्शन करता है, मतलब उनका सबऑर्डिनेट हो गया वैसे बोल सकते हैं। काम तो आपको पता है इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, सीएस कोर्स करवा रहा है, प्रोफेशनल्स को क्रिएट कर रहा है ताकि मार्केट में वो लोग अच्छे से कंप्लायंस वर्क कर सके। बोला है कि इंडिया में आज की डेट में 50,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं आईसीएसआई इंस्टीट्यूशन के। ये नंबर अभी बढ़ चुका है, दिस इज नियरली 72,000 करंटली ये नंबर है, बट वो नोट्स में उनके मॉड्यूल में पुराना डेटा है तो वो चल रहा है। 72,000 मेंबर्स, स्टूडेंट्स तो काफी सारे होंगे, ये नंबर भी बढ़ ही गया होगा डेफिनेटली। वो टोटल नंबर है, ऐसा नहीं हर साल इतने स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे रहे, ये अभी तक का टोटल नंबर है। तो 72,000 मेंबर्स सिंस 1980, जब से अपना एक्ट पास हुआ है। तो आप देख लो इतने साल में इतने कम मेंबर्स, तो बहुत एलिट और छोटा सा ग्रुप है। ये चीज यहाँ से क्लियर हो रही है वैसा। नेक्स्ट, आईसीएसआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बोला न्यू दिल्ली में है। उसके रीजनल ऑफिसेज है न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, और बाकी भी चैप्टर ऑफिसेस पूरे इंडिया में। चैप्टर ऑफिस मतलब जो लोकल सिटी ऑफिस होता है, जैसे सूरत में अपने यहाँ पे जो आईसीएसआई का ऑफिस है उसको बोलते हैं द सूरत चैप्टर। मुंबई में है तो मुंबई चैप्टर, अहमदाबाद चैप्टर, वैसे बोला जाता है। तो दिस इज द पार्ट कि भाई एग्जैक्टली है क्या। और भी चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं, अभी तो 70 भी पुराना नंबर है, आई थिंक उससे ऊपर जा चुका है। अब आईसीएसआई इंस्टीट्यूशन, उसका एक विजन है, एक मिशन है, एक मोटो है, वो क्या है वो समझना है। विजन का मतलब लॉन्ग टर्म में हम कहाँ जाना चाहते हैं, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल में आईसीएसआई क्या अचीव करना चाहता है। मिशन का मतलब है कि एट प्रेजेंट वो किस चीज पे फोकस कर रहा है, जो आज हम शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकते हैं वैसा। तो उनका विजन स्टेटमेंट है टू बी अ ग्लोबल लीडर फॉर प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये याद रखना पड़ेगा विजन स्टेटमेंट। भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या, कंपनीज का मैनेजमेंट, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हमारा विजन ये है कि आईसीएसआई शुड बी द नंबर 1 इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड विच इज प्रोवाइडिंग कंपनी सेक्रेटरीज जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट करते हैं या कंपनीज का गवर्नेंस करते हैं। अब ग्लोबल लीडर बनने की बात हो रही है, ये रातों रात हो जाएगा, 6 महीने, 1 महीना, 2-3 महीने में हो जाएगा? नहीं, इसमें बहुत साल लगेंगे। वर्ल्ड में और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, तो उनसे कंपटीशन में अगर आगे बढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और लंबा टाइम लगने वाला है। तो दिस इज अ विजन स्टेटमेंट। मिशन में बोला है टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फॉर फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स मतलब आप लोग। तो इंस्टीट्यूट आज ये कर सकता है, इसके लिए उनको 15 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज इंस्टीट्यूट चाहे तो अच्छा सिलेबस बना के, अच्छा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर रख के, अप टू डेट लॉज पढ़ा के आपको तैयार कर सकता है। और ये शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, हर साल हो सकता है, और वो कर भी रहा है। जो सिलेबस हम देख रहे हैं वो अपडेटेड है, एवरी 6 मंथ्स अमेंडमेंट्स आते हैं, एवरी 6 मंथ्स। तो जितना आपको पढ़ना पड़ता है मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मैं भी उतने पढ़ा रहा हूँ, तो हर सब्जेक्ट में चेंजेस आते हैं, तो मुझे भी रेफर करते रहना पड़ता है, कहीं कोई अपडेट्स तो नहीं है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, तो वो चलता रहता है। तो वो लोग कर ही रहे हैं अपने एंड पे काम। मोटो में बोला है स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। सच बोलो और कानून फॉलो करो, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ एंड अबाइड बाय द लॉ। अपना काम ही लीगल मैनेजमेंट का है, तो हम तो कानून फॉलो करेंगे ना, इम्प्लाइड सी बात है। नेक्स्ट है कोर वैल्यूज। एक कंपनी सेक्रेटरी की कोर वैल्यूज क्या होती है,
तीन चीजों का उसको ध्यान रखना है। पहले बोला इंटीग्रिटी, ये टर्म्स आ रहे हैं। इंटीग्रिटी का मीनिंग भी एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा स्पेसिफिक समझ लेते हैं। ये रहा, क्या टर्म्स वहां पे आ रहे हैं वो देखो। इंटीग्रिटी derives from the word integer which means whole or complete. Integrity may comprise the personal inner sense of wholeness deriving from character, courage, consistency. मतलब बोलता है ना, जो काम करो अच्छे से करो, कंप्लीट करो, आधा अधूरा काम नहीं करना है और फोकस्ड रहना है। तो इन सब चीजों को इंटीग्रिटी वर्ड के साथ जोड़ा गया है। बहुत सारे टर्म्स और भी यूज कर रहे हैं। हाई स्टैंडर्ड्स, कंपैशन, अपने काम की तरफ एक इंटरेस्ट होना, आपका डिपेंडेबल होना, आप पे भरोसा किया जा सके, जेनरस होना, ऑनेस्ट होना, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी, ये सब जो टर्म्स है, मैच्योरिटी, ये सब टर्म्स कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी के साथ जाते हैं। ये सब क्वालिटीज अगर आप में है तो बोल सकते हैं कि आप में इंटीग्रिटी है, वैसा तो ये टर्म है। नेक्स्ट बोला एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, गलत काम नहीं करना है, सही काम करना है, दैट इज एथिक्स। ग्रीक वर्ड है इथोस, इट मीन्स कैरेक्टर और कस्टम, वहां से टर्म आया। तो ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, पोजेसिंग सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, तो ये सब कंडीशंस हैं। नेक्स्ट, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, ये टर्म कभी सुना है आपने? बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। स्टेक होल्डर्स का मतलब जिनका रिस्क है, स्टेक का मतलब रिस्क। तो एक कंपनी अगर बनी है तो उस कंपनी में कितने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें आपके शेयर होल्डर्स भी आ गए। तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो उनका पैसा लगा है, प्रेफरेंस, इक्विटी, अदरवाइज डिबेंचर्स, डेट, जिन्होंने डेट दिया है, बैंक लोन्स, आपके क्रेडिटर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज जो डिपेंडेंट है, वो सैलरी पे जो आपकी कंपनी से उनको मिल रही है, उनकी फैमिलीज, वो सब लोग स्टेक होल्डर्स में आते हैं। एक कंपनी बंद होती है तो कितने लोगों का नुकसान होता है, ठीक है, तो दे आर स्टेक होल्डर्स। तो आपका एज अ प्रोफेशनल हमेशा फोकस इन पे होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं स्टेक होल्डर सेंट्रिक। आया समझ में, क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी, आप पे भरोसा किया जा सके, रिलाई किया जा सके, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो बेसिक बातें हो रही हैं। ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब है जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पावरमेंट। जो काम आप कर रहे हो ना, आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो कि सही हुआ तो भी मेरी वजह से, गलत हुआ तो भी मेरी वजह से। बात समझ आई? अब क्रिकेट मैच होता है, अभी टेस्ट मैच चल रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया, सुबह सुबह इंडिया हार गई। अब अगर हार गई तो कैप्टन नहीं आ रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्लेयर को भेज रहा है, टीम मैनेजमेंट को भेज रहा है। और जब टीम जीत जाती है तो ट्रॉफी लेके दौड़ता दौड़ता आ जाता है मीडिया वालों के पास, मेरी वजह से जीते। तो कैसा लगेगा? बोले यार हारे भी तो फिर तेरी वजह से, कैप्टनसी अच्छे से कर लेता शायद जीत जाते। तो जब जीते तो क्रेडिट आपका, तो हारे तो फिर वो नुकसान भी तो आपकी वजह से हुआ। तो यू शुड ओन योर एक्शंस कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ये काम किया है, कोशिश पूरी की। अब सही हुआ गलत हुआ वो अलग चीज है, लेकिन एक्सेप्ट करूंगा। अगर गलत भी हो गया तो मैं अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करूंगा, इम्प्लाइड सी बात है। तो दैट इज ओनरशिप। तो वो क्वालिटी होनी चाहिए। स्टेक होल्डर सेंट्रिक वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है, वो वापस लिख दिया उन्होंने और कुछ नहीं है। इसके बाद बात हो रही है कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, आपके बारे में। तो आपको डिफाइन किया गया है इस सेक्शन में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। ये पूरा एड्रेस है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में, जहाँ पे आपके बारे में बात की है। एक कंपनी सेक्रेटरी कौन है? बोला आप मेंबर हो आईसीएसआई के तो आपको कंपनी सेक्रेटरी बोला जाएगा। सिंपल डेफिनेशन, जो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट का मेंबर है उसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। इससे सिंपल आंसर हो भी नहीं सकता, ये वैसी बात हो रही है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सोनल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, की मैनेजरियल पर्सोनल। थोड़ा इंफॉर्मेटिव है बट चीजें कहीं ना कहीं आगे चैप्टर्स में भी काम आएंगी, तो आप थोड़ा उस पर फोकस कर सकते हो। की मैनेजरियल पर्सोनल या केएमपी बोलते हैं शॉर्ट में, इसको डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन में। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो वो लोग जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना कंपनी चलेगी नहीं। की मतलब इंपॉर्टेंट, तो की मैनेजरियल पर्सोनल, मैनेजमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक है कंपनी सेक्रेटरी। स्पेसिफिक डेफिनेशन है कंपनी लॉ में इस सेक्शन में इसके साथ, जहां पे केएमपी को डिफाइन किया गया है और उसके अंदर ये सब लोगों का नाम है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब लोग कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। उसमें आपका नाम स्पेसिफिक है,
आप देख रहे हो बाकी कोई प्रोफेशनल डिग्री वाले का नाम स्पेसिफिक नहीं है, आपका है। अदर्स हो सकता है, वो अदर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स आ सकते हैं, बट आपका नाम स्पेसिफाई किया हुआ है, दैट मीन आप तो आने वाले हो, आपके बिना चलने वाला नहीं। तो ये बेसिक बात है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक रूल है, रूल नंबर 8, वो ऐसा बोल रहा है कि अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, शेयर मार्केट में ट्रेड हो रही है, या फिर और कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपने बना रखी, पब्लिक लिमिटेड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ऊपर है, उतना है उससे ऊपर है, तो आपकी कंपनी में फुल टाइम KMPs का अपॉइंट होना मैंडेटरी है। फुल टाइम मतलब जो पूरा दिन वहीं पे काम करेंगे, तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी भी आ गया। इसका मतलब ये है कि हर लिस्टेड कंपनी में इंडिया में एक कंपनी सेक्रेटरी मिनिमम होगा, कंपलसरी अपॉइंट करना। और जो बाकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जिनके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्टेड नहीं है बट कैपिटल 10 करोड़ रुपए है, उनको भी कंपलसरी एक फुल टाइम CS रखना ही पड़ता है। तो आपके लिए तो अच्छी बात होगी। अब इंडिया में टोटल कंपनीज हैं 16 लाख, उसमें से कुछ पब्लिक, कुछ प्राइवेट, कुछ लिस्टेड, कुछ अनलिस्टेड, और मेंबर्स हैं 72,000। तो आपको क्या लगता है काम नहीं मिलता होगा? कोई एक कंपनी में तो आपको काम मिल ही जाएगा। हाँ, क्वालिटी आपको रखनी पड़ेगी, बट पॉइंट वही है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, नंबर्स ही शो कर रहे हैं, ये वैसी बात होगी। तो वो यहाँ से समझ में आ रहा है। फिर इन्होंने एक और रूल बनाया, 8 कैपिटल ए, जो प्राइवेट कंपनीज के लिए है। प्राइवेट भी आ गई, हर प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ऊपर है, उसके वहां एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होना ही चाहिए एज एन एम्प्लॉय। तो हर कंपनी में आपकी जरूरत है, देख लो, आपके बिना काम ही नहीं चलेगा। अब आप कितने हो क्वांटिटी में और सामने कितने लोग हैं वो दिख, मतलब कितनी कंपनीज है वो आपको दिख ही रहा है वैसा। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, ये बता रहे हैं कि आपका काम क्या है, वो आगे देखने वाले हैं, तो अभी एक बार इस पे नहीं जाएंगे चलेगा। ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, ये सब आंसर मैं लास्ट में लूंगा, रीजन बीइंग कि पहले स्पेसिफिक पॉइंट समझ लो, तो ये मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा। ध्यान दो, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ये सब मैं थोड़ा जनरलाइज समझा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं जाएंगे, बोरिंग हो जाता है तो मैं थोड़ा शॉर्ट रखता हूँ। पहले अपने उसका मीनिंग समझते हैं, फिर लैंग्वेज देखेंगे। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वाला क्या केस है, आपके पास क्या ऑप्शन है वो समझ लो, थोड़ा सा अपने सिंपल टर्म्स में उसको रिलेट कर लेते हैं। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, आपके 3 लेवल के एग्जाम, आपकी इंटर्नशिप, कुछ ट्रेनिंग्स होती है वो कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप ICSI के पास जाओगे और ICSI आपको एक मेंबरशिप नंबर जो है वो प्रोवाइड करेगा, मेंबरशिप नंबर। ये मेंबरशिप नंबर आते ही आप अपने नाम के आगे CS ऑफिशियली लगा सकते हो, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। आपके पास वर्क स्कोप क्या है? वर्क स्कोप में 2 पार्ट्स में मैं इसको एक बार सेग्रीगेट कर रहा हूं, एक एम्प्लॉयमेंट और दूसरा खुद की प्रैक्टिस, अपनी फर्म सेटअप करना। 2 मेजर ऑप्शंस आपके पास है। अगर आप किसी फर्म में, सपोज फर्म में जा रहे हो या कोई कंपनी में जा रहे हो, LLP भी हो सकती है, एज अ एम्प्लॉय, तो मेंबरशिप नंबर इज इनफ। आपने मेंबरशिप नंबर लिया है ना, उसके बेसिस पे आप कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी खुद की ऑफिस सेटअप करनी है, खुद की प्रैक्टिस क्लाइंटेज सेटअप करनी है, कंपनीज का काम आप खुद मैनेज करोगे वैसा, रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, तो इसके लिए एक और एडिशनल कंप्लायंस है, दैट कंप्लायंस इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं COP। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये आपको जो है अवेल करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिसिंग CS किसे बोलेंगे? जो अपनी खुद की फॉर्म चला रहा है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है प्लस मेंबरशिप नंबर तो उसके पास हो गए, ये तो बेसिक कंप्लायंस है, सबको करना है। बट अगर आपको जॉब करनी है तो आप COP होल्ड नहीं कर सकते। COP वो होल्ड करता है जो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, और अगर आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है तो फिर COP के लिए इंस्टीट्यूट में अप्लाई करके लेना पड़ेगा। आपने COP ले लिया, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। अगर कभी ऐसा हो कि आपको लगता है कि यार खुद की प्रैक्टिस में मेरे पास उतना काम नहीं है, लेकिन कोई बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आ रहा है और जितना मैं कमाता हूँ उससे बेटर ऑफर कर रहा है, मेरे को स्विच करना है, तो आप ये COP जो है ना, ये सरेंडर कर सकते हो। ICSI वालों को वापस दे दो कि भाई मुझे अभी फिलहाल COP की जरूरत नहीं, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, सिर्फ मेंबरशिप नंबर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मुझे एम्प्लॉयमेंट में जाना है। एम्प्लॉय होते हुए COP साथ में होल्ड नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, कितने लोग मल्टीपल डिग्रीज भी करते हैं? CA भी कर रखा है, CA में भी कर रखा है, CS भी किया हुआ, ठीक है। तो क्या तीनों इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप हो सकती है आपके पास? हाँ, हो सकती है। मेंबरशिप
एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपके पास ना मेंबरशिप तीनों इंस्टीट्यूट की हो सकती है, मेरे पास है, तीनों इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ मैं, तो दैट इज लीगली अलाउड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सीओपी किसी एक का ही होल्ड कर सकता है एट ए टाइम। तो अगर मुझे लगता है कि डिग्री मेरे पास तीनों है, मुझे प्रैक्टिस सीएस के फील्ड में करनी है, तो मैं सीएस इंस्टीट्यूट से सीओपी ले सकता हूँ। लेकिन तब मेरे पास सीए और सीएमए का सीओपी नहीं हो सकता। मेंबरशिप तो तीनों की है, बट प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट किसी एक इंस्टीट्यूट से ही मैं एट ए टाइम होल्ड कर सकता हूँ। 5 साल बाद मुझे ऐसा लगता है कि सीएमए में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीएस, या मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो मैं इसको सरेंडर करके इसका सीओपी ले सकता हूँ। क्लियर ही पता चला? तो ये सब चीजें टेक्निकल बातें हैं जो आपको माइंड में होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एक बार ये सब क्लियर कर दिया। अच्छा, फिर और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। अगर आप सीओपी ले रहे हो, प्रैक्टिसिंग सीएस का काम कर रहे हो, तो आपके नाम के आगे लग जाता है एसीएस, इसको बोलते हैं एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, एसीएस। दिस इज फॉर फर्स्ट 5 years ऑफ योर प्रैक्टिस। 5 साल आपने सीओपी होल्ड कर लिया ना, तो आफ्टर 5 years आपको बोला जाएगा एफसीएस, इसको बोलते हैं फेलो कंपनी सेक्रेटरी। कभी आप किसी सीएस के नाम के आगे देखोगे तो कंफ्यूज मत होना। तो एफसीएस सिर्फ इतना क्लैरिफाई करता है कि इस पर्सन को प्रैक्टिस में कम से कम 5 साल हो चुके हैं, अब उसके बाद 10 हो चुके हैं, 15 हो चुके हैं, 20 हो चुके हैं, फिर आगे कुछ नहीं है। पर 2 बाइफर्केशन है, एसीएस एंड एफसीएस। तो 5 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है तब तक यू आर एसीएस, आफ्टर दैट यू आर एफसीएस। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन है। तो ये सारी चीजें एज अ स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको ये काम आएंगी। सीएस बनने के बाद ये सब समझ में आ रहा है, इससे बेटर है पहले पता हो। तो इसमें से कुछ नोट करना, आपको कुछ लिखना है तो लिख के रख लो। ये बेसिक पॉइंट्स हैं सारे, और ये इन्होंने थियरी में एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, देख लो। ठीक है, डन? बोलो कोई कंफ्यूजन, कुछ क्वेरी? डन याद है? चलो, तो ये पॉइंट है। अब थियरी में देख लेते हैं आगे क्या बोला है। अब इसमें जो कुछ लिखा है ना, मैंने आपको वो पूरा समझा दिया। एक बार इसको सिर्फ रीड करना पड़ेगा, डाउट आएंगे तो मैं करवाऊंगा, बाकी आंसर अपने फिर एंड में एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सिंपल चीज़ों पर पहले चलते हैं। हाँ, अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें उन्होंने बोला कि आपके पास एज अ कंपनी सेक्रेटरी क्या वर्क ऑप्शंस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है कि हर सीएस सेम काम करता है, एंड दे आर लाइक कि यार इतने सारे सीएस ऑलरेडी है, इतने सारे सीए ऑलरेडी है, सबके पास काम है, हम आएंगे तो हमको क्या मिलेगा। ऐसा होता नहीं है। वर्क ऑप्शंस वैरायटी के हैं जो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, और एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करोगे तो इनमें से कोई 1 या 2 चीजें ही आप एट ए टाइम संभाल पाओगे, सब कुछ नहीं कर सकते। अभी आपके सब्जेक्ट्स में आता है कंपनी लॉ, आपके सब्जेक्ट में आता है सिक्योरिटी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, फैक्ट्री लॉ, कितनी वैरायटी है। बट एज अ स्टूडेंट आप भले 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बट एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल तो आप कोई एक ही फील्ड में प्रैक्टिस करोगे। जो सीएस लिस्टेड कंपनीज का काम संभालता है वो उसको फिर सेबी के लॉ से ज्यादा मतलब रहता है, और जो सीएस अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनीज का काम संभालता है उसको कंपनी लॉ से ज्यादा मतलब रहता है। और दोनों का काम अलग है, एक तरफ आरओसी करके एक अथॉरिटी, एक तरफ सेबी। तो हर सीए सारा काम नहीं कर रहे हैं कि लॉ, फैक्ट्री लॉ भी मैं देख लूंगा, ये भी देख लूंगा। टाइम थोड़ी होता है इतना, प्रोफेशनल एक दिन में कितने घंटे काम करूंगा, मैक्सिमम जितना मेरे पास टाइम अवेलेबल है उतना ही करूंगा। तो मैं, मेरे को अगर सिक्योरिटी लॉ में इंटरेस्ट आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो मैं लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस संभालूंगा, तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा उसमें, मैं फुल टाइम वही काम करूंगा। तो वर्क ऑप्शन आपके पास 50 है, उसमें से आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है यू कैन सिलेक्ट। तो अभी ऐसा नहीं है कि सीएस का काम आपने शुरू कर दिया है तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचे, एक ही काम करना है जो सब करेंगे। इसमें बहुत सारी वैरायटी है, आगे जाके आपका कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप होता है वो काम आप कर सकते हो जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज दे रहे हैं सो दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड कि मुझे आगे क्या काम करना है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का काम करना है, फॉरेन लॉज का, इंटरनेशनल लॉज का काम करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करना है, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने आपको समझाए हुए वैसा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले बोला एज अ सीएस आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्विसेज दे सकते हो। गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, आप कंपनीज को गाइडेंस दे सकते हो कि लॉज में क्या बोला है, रेगुलेशंस में क्या बोला है। अब मेरी कंपनी में मुझे कोई लीगल इशू आएगा तो मैं तो सीएस को ही फोन करूंगा ना कि भाई क्या लिखा है कंपनी लॉ में, क्या करना है बताओ मुझे। तो वो सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे मैनेजमेंट की, ये हो सकता है। सेक्रेटेरियल सर्विसेज, अगर किसी को कंपनी स्टार्ट करवानी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन करके देगा, आप करके दोगे, तो वो यहाँ पे बोला हुआ है।
प्रमोशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। फिर बोला है फाइलिंग, रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट, मतलब जो आरओसी अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेबी, इन सबको ना रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ता है। फॉर्म भरो, डिटेल्स प्रोवाइड करो, ये वो सब चीजें होती है। तो सब कुछ आप उनके बिहाफ पे कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं सेक्रेटेरियल सर्विसेज, एज ए सेक्रेटरी, ये बोला हुआ है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, बुक्स मेंटेन करना, रजिस्टर्स मेंटेन करना, ठीक है। फिर कंपनी में बोर्ड मीटिंग्स होती है, जनरल मीटिंग्स होती है, वो सब कंडक्ट करना, ये सारा आपका रोल है। शेयर ट्रांसफर होते रहते हैं, उसमें जो भी आपका पेपर वर्क करना है वो आप करोगे, ये सब चीजें यहाँ पे रहेंगी। नेक्स्ट पार्ट है सेक्रेटेरियल ऑडिट, ये भी एक आंसर है और इसका सेक्शन है 204। व्हाट इज ऑडिटिंग? आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? ऑडिटिंग किसे बोलते हैं? कोई वर्ड सुनो, कुछ मीनिंग पता है? हाँ, क्या होता है उसमें? तो वो काम में करते क्या है, कुछ आइडिया? अकाउंट्स चेक करते हैं। ऑडिट करना मतलब वेरीफाई करना, जो अकाउंट्स आपने मेंटेन किए है वो सीए चेक करता है कि बराबर है कि नहीं, उसमें कोई गलती है तो उसको सुधारेंगे, ठीक करवाएंगे, और उसकी एक रिपोर्ट बना के देता है वो कि मैंने अकाउंट्स चेक कर लिए और ये सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ऑडिट का काम सीएस भी करते हैं, सीए में भी करते हैं। ऑडिट मीन्स वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर अकाउंटिंग और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिफिकेशन हो रहा है तो वो वेरिफिकेशन कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन अगर लीगल वेरिफिकेशन करना है वो हम करते हैं। अब लीगल वेरिफिकेशन मतलब क्या, स्पेसिफिक क्या होता है? अब जैसे एक कंपनी है तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, सेबी के रूल्स एप्लीकेबल है, कॉम्पिटिशन एक्ट होगा, इंश्योरेंस का एक्ट होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा, जैसी कंपनी वैसा। तो इतने सारे कानून हैं तो उसमें कानून फॉलो भी तो करने पड़ते हैं। ये फॉर्म भरो, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, ये डेटा प्रोवाइड करो, ये चीज़ अपलोड करो पोर्टल पे, बहुत कुछ होता है। तो पूरे साल में कंपनी ने ये सब काम नहीं किए तो क्या होगा? पेनल्टीज आएंगी। अब ये जो सेक्रेटेरियल ऑडिट है उसमें कंपनी सेक्रेटरी ये जाके चेक करता है कि भाई पूरे साल में जो भी कंप्लायंस इस कंपनी पे एप्लीकेबल थे ये उन्होंने फॉलो किए कि नहीं किए, वो चेक करेगा। अब वो कैसे चेक करेगा? भाई लिस्ट बना लेगा कि भाई इस क्लाइंट पे इतने इतने लॉज एप्लीकेबल है, मुझे पता है। अब उसको पूछेगा भाई आपने सारे फॉर्म भरे? अब कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसकी कोई फाइलिंग फीस होती है, कोई रिसीट जनरेट होती है, एक्नॉलेजमेंट आता है, तो वेरीफाई तो कर सकते हैं ना कि फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। तो वो सारा काम जो है ना वो सेक्रेटरियल ऑडिट में होता है, जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी ये चेक करता है कि आपने लीगल कंप्लायंसेस फॉलो किया है कि नहीं किए। आपको अकाउंटिंग नहीं चेक करनी, वो सीए करेगा। आपको लीगल कंप्लायंसेस चेक करने, वो सीए नहीं करेगा। तो सबका काम अपना अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हम सीए का काम कर रहे हैं, सीए हमारा काम कर रहा है। तीनों प्रोफेशनल एंटिटीज का अपना अपना जो है काम है, तीनों डिफरेंटली कर रहे हैं, ये कंडीशन है। तो दिस इज सेक्रेटरियल ऑडिट। अब इसमें बोला हुआ है लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, इन सब के लिए मैंडेटरी होता है हर साल सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना। और सेक्रेटरियल ऑडिट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ही कर सकता है, जिसकी अपनी प्रैक्टिस है, जिसने सीओपी लिया है। तो ये आपके वर्क स्कोप में आ गया एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अब बोला है हर लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है, पहले तो ये ध्यान रखो। दूसरा बोला जो पब्लिक कंपनीज है बाकी की, उसमें क्राइटेरिया है पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर 250 करोड़ और मोर, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स जो है दैट इज अराउंड 100 करोड़ और मोर। नंबर याद रखने पड़ेंगे। तो अगर इनमें से कोई भी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपकी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। तो हर कंपनी के लिए अगर ये कंपलसरी है तो हर सीएस के पास फिर काम तो आएगा, आपको ही करना है एज अ प्रैक्टिसिंग सीएस। तो वर्क स्कोप अपने आप आपका क्रिएट हो जाता है। और आप भी एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर साल के एंड में एक रिपोर्ट बना के देते हो, ऑडिट रिपोर्ट। और वो ऑडिट रिपोर्ट कोई भी पढ़ सकता है, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है वो पढ़ सकते हैं, उनको पता चलेगा कि सारे कंप्लायंस हमारा मैनेजमेंट फुलफिल करता है कि नहीं करता है, उसे क्लैरिटी आ जाएगी। तो ओपन डॉक्यूमेंट है वो, ये बोला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कंपनी सेक्रेटरी ने या कंपनी ने ये सब रूल्स फॉलो नहीं किए तो पेनल्टी। अब एमसीक्यू में पेनल्टी याद रखनी पड़ेगी, नेक्स्ट लेवल पे मैं इतना नहीं बोलता, लेकिन एमसीक्यू में आपको पेनल्टी याद रखनी पड़ेगी।
तो ये पेनल्टी आपको ध्यान रखनी है, 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए। यहाँ पेनल्टी जो है 100, 200, 500 वाली नहीं लगती, अपना ट्रैफिक पुलिस का चालान वाला स्कीम नहीं, या सीधा पेनल्टी लगती 50,000, 1 लाख, 5 लाख। तो एक बार पेनल्टी लगी आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, वैसी पेनल्टी लगती है ऐसे कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट, कॉर्पोरेट लॉज एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन। ये भी एक आपका वर्क स्कोप है। हाँ, कॉर्पोरेट लॉज एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन। आप एक एडवाइजर की तरह और एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह, सिंपल बोलो लॉयर की तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने क्लाइंट को, अपनी कंपनी को। मान लो कंपनी के ऊपर कोई केस हो गया, आरओसी या सेबी ने केस फाइल कर दिया, तो अब इसको हैंडल कौन करेगा? तो आप कोई वकील करोगे ना, यार केस हुआ है, कोर्ट में बुलाया, एनसीएलटी में बुलाया, तो कोई ना कोई लॉयर तो चाहिए। पर लॉयर वो होना चाहिए जिसको कॉर्पोरेट लॉ की अच्छी नॉलेज हो। तो बेस्ट ऑप्शन सीएस है, वो कॉर्पोरेट लॉ में एक्सपर्ट है। तो आप सीएस को भी एज ए लॉयर या रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हो, जो इन सारी एक्ट में अथॉरिटीज के सामने आपका पॉइंट रखेगा, आपको डिफेंड करेगा। तो ये जितने भी कानून है ये आपके सिलेबस में आप पढ़ने वाले हो, और ये सारे एक्ट में सीएस जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सीएस के लिए तो वर्क स्कोप होगी, ये सारा काम फ्री में तो करेगा नहीं, इसके लिए वो फीस चार्ज करेगा। आई बात समझ में? वैसा है। अब ये एक्ट के नाम खाली पढ़ लो, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से लॉज हैं। 2 मिनट लेके पढ़ लो, फिर आगे देखते हैं। बोलो, एक्ट के नाम समझ आ रहे हैं? कुछ थोड़े बहुत तो आइडिया लग रहा होगा। सेबी है, इंसॉल्वेंसी जहाँ कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी, कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन, डिपॉजिटरीज, बहुत सारे कानून हैं। इन सब में आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर सकते हो, ये आपका वर्क स्कोप है। तो अगर मान लो एज ए सीएस आपको लॉ में इंटरेस्ट है या एज ए लॉयर काम करने में इंटरेस्ट है, तो इन फ्यूचर आपके पास ये भी ऑप्शन है, एडिशनल डिग्री सीएस प्लस एलएलबी, उसके बाद भी आप ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो आपको कुछ ना कुछ तो काम समझ में आएगा, इतना सब कुछ सीखने के बाद तो फील्ड मिल जाती है। ये सब अथॉरिटीज है जिनके सामने आप अपनी कंपनी को एज अ लॉयर रिप्रेजेंट कर सकते हो। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एनसीएलटी, कॉम्पिटिशन कमीशन, देखो सारी ट्रिब्यूनल्स ही, तो उनके सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये वर्क स्कोप है आपका। आर्बिट्रेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज, ये सब भी बोली हुई है। आर्बिट्रेशन पे अभी नहीं जा रहा, कुछ मैं पॉइंट्स कल के लिए बाकी रखूंगा। फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज में ये है आपका पब्लिक इशू। आईपीओ के बारे में कुछ सुना है क्या? शेयर्स कंपनी लॉन्च करके मार्केट से पैसा रेज करती है, तो पब्लिक इशू में जो पेपर वर्क होता है वो सारा पेपर वर्क आप कर सकते हो। तो ये आपके वर्क स्कोप में आता है, अगर आपको इंटरेस्ट है, ये उसकी लिस्ट है। फिर टेक ओवर कोड होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, उसके रेगुलेशंस होते हैं। फिर एक होती है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो इलीगल है, कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल के स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करना, खरीदना बेचना, वो सब तो वो इलीगल होता है। तो उसमें भी जो ऑडिटिंग एंड ऑल होती है वो आप कर सकते हो।
सिक्योरिटीज के कंप्लायंसेस आपके थ्रू मैनेज हो सकते हैं, सर्टिफिकेशन सर्विसेज आप दे सकते हो। सर्टिफिकेशन सर्विसेज में ऐसा है, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज कंपनीज को ये बोलती है कि आपने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ना एक सर्टिफिकेट लिखवा के लेके आओ। बोले सर सर्टिफिकेट कौन लिख के देगा? तो बोले कोई एक्सपर्ट से लिखवा के लो जिसको कंपनी लॉ का नॉलेज है। जैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर बनाता है, वैसे सेम यहाँ पे भी होगा। तो सर्टिफिकेशन सर्विसेज बड़ी कॉमन है और उसकी फीस मिलती है पर सर्टिफिकेट। कंपनी से हम फीस चार्ज करते हैं, अब वो 1000 रुपये भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, और आप कितनी भी कंपनीज का सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो एनुअली अच्छा रेवेन्यू उससे जनरेट होता है वैसा, क्योंकि सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है फिनांस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। देखो फ्रेंकली ये काम आपके पास आने वाला नहीं है, ये दोनों, क्योंकि इसके लिए ना बाकी एक्सपर्ट्स मार्केट में बैठे हुए हैं जिनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब फाइनेंस का काम है, अकाउंटिंग का काम है, तो कोई सीए के पास जाएगा ना। आप कर सकते हो लेकिन मोस्टली आपके काम में नहीं आता है। टैक्सेशन में भी सेम है, टैक्स में भी पहले कोई अगर कराएगा काम तो सीए से कराएगा, आपके पास नहीं आएगा। बट आप काम करना चाहो तो कर सकते हो, मना नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, कंपनीज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनके एडवाइजर भी आप बन सकते हो। तो अगर आपको इंटरनेशनल लॉज में इंटरेस्ट हो आप वो भी कर सकते हो, अपने सिलेबस में आता भी है फाइनल लेवल पे। इसमें बोला है इन्होंने आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, फिर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये सब टर्म्स होते हैं। तो इसके लॉज में आप एक्सपर्टीज कर सकते हो, आपके सिलेबस में कवर होता है। फाइनल में तो सब्जेक्ट है पूरा आईपीआर पे, आप सिलेक्ट कर सकते हो उसको। फिर है मैनेजमेंट सर्विसेज, जनरल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कंपनी को मैनेज करना। अब इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इन फ्यूचर आगे जाके CS प्लस MBA भी कर सकते हैं। आया समझ में? क्लियर हो? जैसे CS प्लस MBA, तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप ये काम कर सकते हो। ओके, तो मेजरली यहाँ पे पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखो कितना टाइम है, ज्यादा बचा नहीं कुछ। आर्बिट्रेशन वाला एक पॉइंट है और बाकी की थियरी टैली करानी है, तो मैं एक पेंडिंग रखता हूँ क्योंकि कल का दिन जाएगा ही, आज जल्दी नहीं करते इसको खत्म करने की। यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? देख लो।